नमस्कार तमाम दर्शकों का स्वागत है उनके हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। और बिहार बिहान की तो यही कोशिश होती है कि आप सुबह सुबह लबरेज रहें सकारात्मकता से। इसलिए तो हमारा पहला सेगमेंट होता है अनमोल वचनों का, जिसमें हम महापुरुषों के विचारों को शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं, ताकि उनके जो विचार हैं वो आपको मार्ग प्रशस्त कर सकें, आपके दिन की शुरुआत को और भी बेहतर ही नहीं बेहतरीन बना सकें। तो आइए देर किस बात की, करते हैं आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान का अनमोल वचन के साथ और जानते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के अनमोल वचन को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे आज के विशेष मेहमान, अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में आप प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने विशेष मेहमान डॉक्टर संजय सिंह का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। जी नमस्कार जी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। कार्यक्रम का आगाज मैं करना चाहूँगी, चूँकि आप भी एक साइंटिस्ट हैं, एक लेखक हैं, यूँ तो हर भारतीय के दिल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब आज भी जिंदा हैं। 2015 में उनका निधन हो गया था, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं होकर भी हम सब के दिलों में है। तो चाहूँगी कि कार्यक्रम का जो आगाज़ है आप उनके विचारों के साथ करें कि किस तरह से वो देश को जोड़ने की बात करते थे और ख़ासकर युवा वर्ग के लिए उन्होंने क्या सपने देखे थे और युवा वर्ग की क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी उनकी नज़र में, वो चाहूँगी कि आप हमें बताएं। कलाम साहब एक वैज्ञानिक के रूप में, एक भारतीय के रूप में, एक प्रोत्साहक के रूप में, एक विचारक के रूप में याद किए जाएंगे। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे मध्य आज वो उपस्थित नहीं हैं। उनके विचार हमारे मध्य इस प्रकार से फैले हुए हैं कि जिनको अपनाकर अपने जीवन को एक दिशा दी जा सकती है। आप संघर्षों की बात कर रही थी आरंभ में, संघर्ष पूर्ण जीवन उनका रहा, लेकिन संघर्षों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ईश्वर जो एक निर्देशक की तरह है, वो सबसे कठिन भूमिका उसी कलाकार को देता है जो सबसे सशक्त होता है। तो जिसको संघर्ष करने को मिलता है, जिसके ऊपर मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसको भी प्रेरणा देने वाला विचार या उनकी भावना इस प्रकार की है। और संघर्ष व्यक्ति करता है तो किसी स्वप्न को जीवित करने के लिए, किसी स्वप्न को धरातल पर उतारने के लिए संघर्ष किया जाता है। तो कलाम साहब तो सोचते थे कि उनका चिंतन इस प्रकार का था कि स्वप्न वे नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, स्वप्न हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमको सोने ही ना दें। तो इतने ऊंचे विचार उनके रहे और यही कारण रहा कि एक समय जब रॉकेट लॉन्च करने के लिए हम साइकिल पे ले जाते थे तो विश्व हमारी तरफ बड़े उपहास से देखता था। और उन्हीं के जैसे वैज्ञानिकों के कार्यकाल में इस प्रकार से संभव हुआ कि आज विदेशों के अनेक देशों के रॉकेट हम लॉन्च करते हैं अपने वाहन से। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन को अच्छे से जिया, खुल के जिया, जीवन में जो करना चाहते थे वही किया और उससे प्रेरणा अन्य व्यक्तियों को दी। और हमेशा एक भाव रही कि शिक्षा देने की भी प्रवृत्ति उनके अंदर रही। युवाओं को, बच्चों को, जो भी समाज का वर्ग था, हर एक जगह घुल मिल जाते थे और वहाँ पर अपने विचारों को बहुत सहज तरीके से बताते थे। और एक कर्मयोगी जो जीवन के अंतिम क्षण तक उसी कार्य में संलग्न रहा, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, या बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कलाम साहब की हैसियत तक पहुँच पाएंगे। मेरा अपना यही मानना है कि उनका जीवन एक अपने आप में दर्शन है जिसको हमें अपनाना चाहिए। बेशक, बिल्कुल सादगी की मिसाल कह सकते हैं। इतना कुछ अपने जीवन में अचीव किया, इतना कुछ पाया, लेकिन सादगी की मिसाल बेशक हम मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी को कह सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ूंगी और आपकी बात करूंगी अब, चूँकि आप अभी वर्तमान की बात की जाए तो आप प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। कैसा रहा आपका सफ़र? हाँ, सफ़र तो एक वैज्ञानिक के रूप में काफ़ी अच्छा रहा। और हम लोग वानिकी वैज्ञानिक हैं। भारतवर्ष में जो वृक्षों का आवरण है, ख़ास तौर से बिहार जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पे वन क्षेत्र बहुत कम है,
उनको बढ़ाने की दिशा में पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आकर हम लोग संलग्न रहते हैं, शोध करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसी तकनीकें जो वानिकी की हैं, जो किसान लगाना चाहें या वृक्ष उत्पादक लगाना चाहें, उनको उस तरह के वृक्ष मिल पाएँ। कहाँ पर कौन सा वृक्ष लगाना है, और क्लोन विकसित किए जाते हैं। जो प्रजातियां होती हैं वो प्रजातियां डूबे वाले क्षेत्र में कौन सी हो सकती हैं, सूखे वाले क्षेत्र में कौन से, किस तरह की मिट्टी में कौन सी हो सकती हैं। इतने विकल्प देने के प्रयास करते हैं कि हमारी जो बिहार की धरती है या भारत की धरती है वो हरी भरी रहे और जो प्राणवायु मिलती रहे, और एक प्रकृति का बचाने का संकल्प, एक जो जैव विविधता को बचाने का संकल्प है वो वृक्षावरण और वनों के द्वारा हो सकता है। तो उसके दिशा में संलग्न रहते हैं। तो एक बहुत संतुष्टि मुझे इस कार्यकाल में हुई कि सेवा तो सभी लोग करते हैं, नौकरी सभी लोग करते हैं। अगर सेवा काल के दौरान ये मिले कि समाज को कुछ दे सकता है व्यक्ति, या कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा सकती हैं जिससे देश आगे बढ़ सकता है, या क्षेत्र का लाभ हो सकता है, पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, तो अपने आप में एक गहन संतुष्टि की अनुभूति रही और एक अच्छा सफ़र रहा। विगत 25 वर्षों से मैं इसी क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में करता रहा। और एक विचार ये भी रहा कि ये पर्यावरण और वानिकी के मुद्दों को हम आम लोगों की भाषा में, आम जनता की भाषा में पहुंचाएं, तो एक संपर्क और का माध्यम इस प्रकार का बने, उसकी दिशा में भी हम लोग काम करते हैं। कई बार होता है कि बहुत अच्छे शोध कार्य किए जाते हैं और रिसर्च जर्नल्स में रह जाते हैं, लेकिन उन शोध कार्यों को जब तक ज़मीनी लोगों तक ना पहुंचाया जाए, जिनको उन्हें ग्रहण करना है, जिनको पौधे लगाने हैं, जिनको उनकी रक्षा करनी है, उनकी परेशानियों को देखना है, तो उन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि विज्ञान किताबों में ना रहे, शोध किताबों में ना रहे, और जनसंपर्क के द्वारा वहां तक पहुंचे। और बिहार बिहान जैसे प्रोग्राम हैं, दूरदर्शन और इस प्रकार के मदद करता है। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम है। हम लोग के जो वानिकी का संदेश भी आज कहीं ना कहीं पहुंच रहा है इसके जरिए। जी बेशक, बिल्कुल। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों तक बहुत ज़्यादा जानकारियाँ पहुंचा सकें, और हमारी आज भी यही कोशिश रही कि आप तक ढेरों जानकारियाँ पहुंचा सकें। तो चलिए, अब बात की है यहाँ पर हमने अपने दर्शकों को जानकारियाँ देने की, तो आपने बात की थी प्रकृति की। कल प्रकृति दिवस है, यानी 28 जुलाई को प्रकृति दिवस मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, प्रकृति ने ही जीवन दिया है, और आरंभ में जब प्रकृति में वृक्षों का समावेश हुआ, पानी का समावेश हुआ, पहले तो जीवन नहीं था। जब वृक्ष आए, पानी आए, वनस्पति आई, तब भी उसकी उसी क्रम में, आगे बढ़ने के क्रम में मनुष्य आया, और मनुष्य ने इस प्रकार से संदोहन किया प्राकृतिक संसाधनों का कि आज पूरे पर्यावरण पे, प्रकृति पे संकट आ गया। आज विश्व में हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे पास एक ही ग्रह है, दूसरा कोई प्लैनेट हमारे पास नहीं है जहाँ पर हम जाकर रह सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो हैं, जो जैव विविधता है, उनको बचाने की आवश्यकता है। उनको एक सामूहिक रूप में देखने की आवश्यकता है कि अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व हम अच्छी तरह से निभाएं। ये देखें कि हमारे किन कार्यों से प्रकृति का विनाश हो रहा है, किन कार्यों से पर्यावरणों की क्षति हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर हमें सोचना होगा। और जैसे प्रकृति दिवस जैसे माध्यम हैं, ये बहुत अच्छे इस तरह से कार्यक्रम होते हैं, या जो हम लोग इस तरह के दिन मनाते हैं। इन दिनों को मनाने का महत्व ये नहीं कि एक दिन में हम प्रकृति के बारे में चिंतन करें और भूल जाएं। हमें उस दिन ये देखना होता है कि हमने पीछे प्रकृति के साथ क्या किया, और उस दिन उस प्रकृति के बारे में चिंतन किया, उस बारे में देखा, जाना, जानकारियाँ एकत्रित की, तो उसके बाद हमारे आगे की कार्यप्रणाली क्या होगी कि हम पीछे जो गलत कार्य कर चुके हैं उससे बेहतर की तरफ ले जाने की बात कर सकें। और मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान में जो पर्यावरण की क्षति है, प्रकृति का विनाश है, जैव विविधता का जो ह्रास है, एक विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के साथ जो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की बात आई है, उसको भी हमें देखना होगा। जिस प्रकार से परिवर्तन जलवायु में हो रहा है, वर्षा की कहीं अधिकता हो रही है, कहीं कमी हो रही है, पूरे मौसम के चक्र बदल जा रहे हैं, तो ये हमारी ही कारस्तानी है, ये हमारा ही किया धरा है। और इसको अगर हम अच्छे से एड्रेस करेंगे, अगर इनको हम देखना चाहेंगे, तो हमें अपने जीवन के जो क्रियाकलाप है उनमें सुधार करना होगा।
किस प्रकार से हम ऊर्जा का बचाव कर पाएंगे, ऊर्जा संरक्षित कर पाएंगे, किस प्रकार से हम खेती इस प्रकार की करेंगे जिससे कि ज़मीन को नुकसान ना पहुँचे, किस प्रकार से हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनके बिना विकास नहीं हो सकता, लेकिन उनके बदले में इतना वृक्षारोपण करेंगे या वनों को कम से कम क्षति पहुंचाएंगे, इस तरह की भावना हमारी रहेगी। और ये घर के स्तर पर शुरू करना होगा, युवाओं के स्तर पे, बच्चों के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे शुरू करना होगा कि अगर हम जानते हैं कि कागज़ पेड़ से बनता है, वनस्पति से बनता है, तो अगर हम कागज़ का भी दुरुपयोग करते हैं तो वो भी बच्चों के अंदर प्रवृत्ति आनी चाहिए कि अगर आप कागज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से किसी वनस्पति या पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं पे आप जो ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, कमरे में आते जाते बिजली का स्विच बंद करना भूल गए हैं, अगर आपका नल खुला रह गया है, तो ये छोटे छोटे ग्रीन गुड डीड्स कहे जाते हैं। इनको से हम आरंभ करेंगे तो जो प्रकृति एक जो महानतम जो समुच्चय है इन सब बातों का, वहाँ तक निश्चित रूप से पहुँचेगा। तो पर्यावरण संरक्षण की बात होगी, जलवायु परिवर्तन पे रोक लगेगी, और जिस प्रकार से जो दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पे संबंधी आ रहे हैं, मैं आपको एक वानिकी वैज्ञानिक की हैसियत से बताता हूँ कि अभी हम लोगों ने कोविड का एक बहुत बुरा दौर देखा है। तो कोविड के दौर में ये जो बीमारियाँ थीं, इस तरह की बीमारियाँ वनों के अंदर बायोडाइवर्सिटी होती थी, अन्य जीव जंतुओं के ऊपर वो बीमारियाँ होती थी और एक पुल बना रहता था, तो वहाँ से मनुष्यों के तक नहीं पहुँच पाती थी। अब जिस तरह से जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है, जिस तरह से वनों का विनाश हो रहा है, तो वो पुल ख़त्म हो जा रहा है, तो वो बीमारियां मनुष्यों के अंदर आने की संभावनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो बहुत बड़ी वैज्ञानिक पत्रिका है नेचर, वो कहती है कि अभी तो कोविड जैसी 1-2 बीमारी दिखाई पड़ रही है 1 साल में, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा कि साल में 4 से 5 ऐसी बीमारियां आ सकती हैं नई। तो पर्यावरण का संरक्षण, प्रकृति को बचाए रखना, प्राकृतिक मूल्यों की चेतना जगाना आज के समय में बहुत आवश्यक है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप एक बहुत अच्छे लेखक हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों पर लिखा है, खासकर आपने मानवीय संबंधों की जटिलता पर भी लिखा है, पर्यावरण जागरूकता पर भी लिखा है। आपके 3 संग्रह हैं, मोह भंग के बाद, अपने अपने मोक्ष, आत्मा का अर्धांश। साथ ही आपने वानिकी और पर्यावरण पर 10 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, मैंने अपने दर्शकों को बताई। इन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप अपना लिखा कुछ हमें सुनाएं, अपनी लिखी कोई कविता हमें सुनाएं। हाँ, जैसे आपने संवेदनाओं की बात की, मानवीय संबंधों की बात की, तो संवेदनाओं की बहुत कमी हो जाती है। तो एक कविता मैं सुनाना चाहूँगा जिसमें स्वप्न भी है, संवेदना भी है जी। तो एक प्रेरणा भी रहेगी युवा लोगों के लिए। स्वप्न कोई भंग हो तो, स्वप्न कोई भंग हो तो सृष्टि हो नव स्वप्न की, सृजन के इस भाव को तुम उचित सम्मान दो। यदि विजय ही प्रश्न है तो यह मेरा अधिकार है, यदि विजय ही प्रश्न है तो यह मेरा अधिकार है, किंतु यदि उपलब्धि के इस मार्ग में संवेदना की मृत्यु हो तो मृत्यु का वरदान दो। तो कभी संवेदनाओं को नहीं छोड़ना है जी। और कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा जो अपना कंपटीशन है स्वयं से होता है, स्वयं से ही हम प्रतिस्पर्धा करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। जी हाँ, बात की यहाँ पर आपने संवेदना की, तो यदि अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो समाज में रिश्ते बनते बिगड़ते अभी कई जो मौजूदा हालात हैं, उस मौजूदा हालात की अगर बात करूँ तो रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई बार रिश्ते पीछे छूट जा रहे हैं, हम अपने करियर को आगे रखते हैं या फिर किसी अन्य कारणों से हम नहीं चाहते हैं कि हम ज़्यादातर रिश्तों में बंधे रहें। किस तरह से देखते हैं आप इस उतार चढ़ाव को? एक तो भौतिकता की बात आई, भौतिकता बढ़ी और संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार की बात हुई। दूसरी, आत्म केंद्रित होता चला गया व्यक्ति, और जब आत्म केंद्रित होता है तो सामाजिकता में कमी आती चली जाती है, और इस सामाजिकता की कमी का जो पूरे देश में या पूरे विश्व में इसको परिलक्षित हो रही है। सब तरफ जो तनाव आ रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, जो आपस में एक अच्छी भावना नहीं उत्पन्न हो पाती, एक दूसरे को बांट कर देखने की प्रवृत्ति है, साथ में एक साथ ना चल पाने की प्रवृत्ति है, ये सब बातें आती हैं। जब आदमी अपने बारे में अधिक सोचने लगता है
तब वो जो परिवेश के बारे में चिंतन उसका कम हो जाता है, सीमित हो जाता है। किस प्रकार से वो जीवन में स्वयं तरक्की कर ले और अधिक से अधिक संसाधन जुटा ले, इस बारे में चिंतन अधिक करने लगता है। तो समाज में ये तनाव रहेगा, समाज में हमारे पास कोई ऐसा कंधा नहीं रहेगा जहाँ पर हम अपना दुख ले जा सकें या बात कर सकें। हमारे मित्र संबंधी सीमित होते चले जाएंगे। जो मोहल्ले के लोग होते थे, घरों के लोग होते थे, गांव में जो आपस में एका होता था, और जो बड़े शहरों की भाग दौड़ है, बड़े छोटे छोटे फ्लैटों में लोग टंग गए और उनमें सुबह से भागने की प्रवृत्ति, शाम तक घर पहुंचने की कोई ये नहीं निश्चित नहीं है कि कब पहुंचेंगे, कब जाएंगे। और उसके अलावा जो नौकरी का तनाव है, तो आप इस तनाव को दूर करने के लिए अपने मूल की तरफ ही लौट सकते हैं। और हमारा मूल भारतीय संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो कहता है कि जो पूरा विश्व ही एक परिवार की तरह है। जब हम अपने परिवार का ध्यान आज स्वयं नहीं रख पा रहे हैं, बहुत सारे वृद्ध माता पिता हैं वो वृद्धाश्रम में जाके रह रहे हैं, तो अगर विश्व को एक परिवार मानने वाली संस्कृति को हम लेके चलें, उसकी तरफ पुनः लौटें, तब जाकर इस तरह की स्थितियों से हमें निदान मिलेगा। और ये हमारी भारतीयता है, ये हमारी सामाजिकता, उसका एक अनिवार्य अंग है और उसी से इन बातों की मुक्ति संभव है। एक चीज़ और देखनी होगी हमें कि हम बाहर निकलने की प्रवृत्ति बहुत कम कर दे रहे हैं। इस पे विशेष तौर से बच्चों के अंदर जो प्रवृत्ति है कमरे के अंदर बंद रहना है, और जो मोबाइल या टीवी इस तरह की चीज़ें आई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो हर समय कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं जो एकाकी गतिविधियां हैं। जब एकाकी गतिविधियों से आपको संतुष्टि मिल जाती है, वीडियो गेम खेल के संतुष्टि मिल जाती है, तो बाहर निकल के जो सामाजिक परिवेश को संभालने की, समझने की और उसको जानने की प्रवृत्ति भी सीमित होती जाती है। आपको एक एक्सपोज़र चाहिए कि समाज में जो व्यक्ति हैं, हमारे गली मोहल्ले के व्यक्ति हैं, हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसे लोग कहाँ के बात करते हैं। पर्यटन भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है और वो भी देश को जोड़ने में एक बहुत अच्छा माध्यम सिद्ध होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा देखना होगा कि हमने क्या चीज़ें खो दी हैं। हमने अपनी भौतिकता की दौड़ में अपने आत्म केंद्रित होने के लिए और इस तरह से बहुत चीज़ों को खोया है और उसकी भरपाई हम कर सकने में अभी तो सक्षम नहीं है। जो समय निकल जाता है वो लौट के तो नहीं आता है, और जो समय साथ में लेके आता है, इस तरह एकाकी बिताया हुआ समय, इस तरह कुंठा में बिताया हुआ समय, इस तरह तनाव में बिताया हुआ समय, इस तरह दूसरे से विद्वेष में रखा हुआ समय, ये बीमारियों को ही लेकर आता है, शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। और सबसे बड़ी जो बड़ा नुकसान ये होता है कि हम देश के बारे में या जो देश के विभिन्न क्षेत्र हैं, अन्य लोग हैं, उनके बारे में अपनी धारणाएं अच्छी नहीं रख पाते हैं। इस समय आवश्यकता है कि मैं तो कविताएं लिखता हूँ, तो कविताओं में अगर प्रेम को, संवेदनाओं को स्थान मिले तो हो सकता है व्यक्ति पुनः उन बातों की तरफ लौटे और हो सकता है कि लाभ हो। तो इसी ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि ये संदेश चाहे लोगों के अंदर कि थोड़ा सा अपने बारे में सोचना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन जिस समाज से हम आते हैं, जिस देश से हम आते हैं, जिस गांव से आते हैं, जो परिवार है, उस परिवार के बारे में भी उतना ही सोचना होगा। जी हाँ, बेशक जो संस्कृति, जो संस्कार हमारे रहे हैं, उन्हें हमें फिर से जीने की ज़रूरत है। और ख़ास करके अभी के जो अभिभावक हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को घर की चार दीवारी में ही सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें घर से बाहर जाने दें, खेलने दें और अपने समाज के आसपास के लोगों को, उनके वातावरण को उन्हें समझने दें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा चेंज भी हम कह सकते हैं कि जब हम छोटे थे तब हम खेलते थे, लेकिन आज की जो प्रवृत्ति हो गई है कि घर से बाहर नहीं जाओ, घर में रहो, घर के अंदर खेलो। जी। तो शायद इस प्रवृत्ति को हमें बदलना होगा और बच्चों को बाहरी दुनिया से थोड़ा कनेक्ट करना होगा। बिल्कुल। यहाँ पर आपके शोध की बात अगर करूँ तो आपके 3 शोध हैं, 3 संग्रह हैं, 3 संग्रह हैं आपके। मोह भंग के बाद अपने अपने मोक्ष और आत्मा का अर्धांश। चाहूँगी कि इसके बारे में भी आप हमें बताएं कि मोह भंग के बाद क्या है, क्या कुछ खास है इसमें? जैसे कलाम साहब से बात शुरू की, संघर्ष से बात शुरू की,
और जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जो अपने लिए अनुकूल होती हैं। आपको कहीं पे किसी स्तर पे मोहभंग हो सकता है। मोहभंग ऐसा भी हो सकता है कि जिस सरकारी सेवा में जो उच्चतम स्तर पे आप जाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उससे थोड़ा नीचे रह गए, एक मोहभंग वहाँ हो सकता है। कभी आपको मोहभंग ऐसा नहीं कि केवल प्रेम में ही होता है। अगर प्रेम में भी मोहभंग होता है तो मोहभंग के बाद सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता, उसको फिर से पुनर्जीवित करना है, अपने को बचा के रखना है, अपने को समेट के रखना है, अपने अंदर का जो जीवन है, अपने अंदर का जो प्रेम है उसको मरने नहीं देना है। तो उस तरह की कविताएं इस मोहभंग के बाद वाले संग्रह में थीं। तो मैंने उसमें लिखने की कोशिश की कि कहीं कोई मोहभंग हो, उसके बाद भी जीवन में बहुत सारा प्रेम बचा रहता है। आपके अंदर उस प्रेम को बचाने की सामर्थ्य बहुत अधिक है। ईश्वर ने इतना हमें सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है कि हम कम से कम प्रेम तो बचा सकते हैं अपने अंदर। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। इसके बाद आपने लिखा है अपने अपने मोक्ष। जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सामान्य तौर पे जो भारतीय दर्शन है और हिंदू धर्म की परिकल्पना है कि मोक्ष मिलता है कि जब आदमी के सब बंधन कट जाते हैं, सारे अच्छे कर्म हो जाते हैं, उसको कुछ इच्छा नहीं रह जाती, तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो ऐसे कर्म करके वह उस स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन ये मोक्ष हमें जीवित रहते तो मिल नहीं सकता। तो एक कवि के माध्यम से मैंने बताना चाहा है कि एक पत्नी का मोक्ष है उसके पति, उसके परिवार की बेहतरी। एक शिक्षक का मोक्ष है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे इतने उच्च स्तर तक पहुँचे जहाँ तक वो स्वयं नहीं पहुँचा। एक वैज्ञानिक का मोक्ष ये है कि उसका विज्ञान या उसका शोध कार्य जनता अपना ले और उससे देश को कुछ प्रगति हो, देश को कुछ लाभ हो, जैसे कलाम साहब ने किया। इसी तरह से हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ व्यक्तिगत मोक्ष जीवन के अंदर होना चाहिए, और उस मोक्ष को पाने के लिए तो हम इतनी तपस्या करते हैं। जो जीवन का मोक्ष है उसको पाने के लिए इतनी तपस्या करते हैं। तो सैनिक जैसे तपस्या रक्षा सीमा पे कर रहे हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति कोई ना कोई मोक्ष अपना अपना ले तो देश का भी लाभ होगा, परिवार का भी लाभ होगा, समाज का भी लाभ होगा। वही छोटे छोटे मोक्ष जो अलग अलग लोगों के हैं, उन पर ये कविताएं हैं, ये संग्रह है। और काफ़ी शानदार और ख़ूबसूरत संग्रह लग रहा है। आपकी बातों से ही लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने लिखा है। इसके बाद आपने लिखा है आत्मा का अर्धांश। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आत्मा का अर्धांश प्रेम कविताओं का ही संग्रह है। होता यह है, जीवन में कभी आपको लगता है कि आपके शरीर में एक अंश है आत्मा का, और एक अंश हम ढूंढते रहते हैं, पूरे जीवन ढूंढते निकल जाते हैं कि जो आधा हिस्सा हमारा खो गया है वो किस प्रकार से हमको मिलता है। कहीं और है जो हम उसके बिना परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। जो एक जैसे मीरा देखती हैं तो मीरा कृष्ण को देखती हैं, वो ईश्वर को देखती हैं, उनका आधा अंश जो है कृष्ण में है, जो कृष्ण के रूप में ईश्वर है उनके अंदर है। ऐसे ही किसी जो व्यक्ति का चिंतन है कि वो उसका आधा हिस्सा तब तक नहीं पूरा होगा कि जैसे एक वैज्ञानिक के रूप में जो मैं शोध कार्य कैंसर की कोई दवा ढूंढना चाहता है, कैंसर की दवा जब तक नहीं ढूंढ पा रहा है तो उसका आधा हिस्सा खोया हुआ है। तो आत्मा का आधा अंश जो है कहीं और भी रहता है, जिसको पाने के लिए हम सतत रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संग्रह में अधिकतर कविताएं इस बात को लेकर है कि जो प्रेमी होता है उसका आधा अंश हमेशा जो उसका प्रिय होता है उसके पास होता है। तो वो दोनों मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो पूर्ण होते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो कुछ अपूर्णता रह जाती है। उस प्रकार की कविताएं हैं। वो 7 हिस्सों की कविताएं हैं कि प्रेम में आकर्षण होता है, प्रेम में विरह होता है, प्रेम में विछोह होता है, विछोह के बाद मिलन होता है। तो जिस तरह की प्रक्रिया बढ़ती जाती है उस तरह की कविताएं हैं। तो ये कविता संग्रह जो मैंने लिखा मैं समर्पित करता हूँ उन युवाओं को कि जो प्रेम को बहुत सतही तौर पे जीते हैं। प्रेम को बहुत गहराई से जीना है। प्रेम प्राप्ति का माध्यम नहीं है। प्रेम हाथ की नस काट देने पे समाप्त हो जाए वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेमिका के चेहरे पे तेजाब डालने वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम अगर आपको त्याग नहीं सिखाता है, प्रेम आपको अगर परिष्कृत नहीं करता है तो वो प्रेम करना बेकार है।
आत्मा का अंश हर एक व्यक्ति का आधा हो सकता है, पूरा कभी ना हो, लेकिन अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो जहाँ है वहाँ भी पूरा हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखकर मैंने इसको लिखा और एक प्रेरणा भी मिले लोगों को, खासतौर से युवा पीढ़ी में। आपने लिखा है पर्यावरण पर, पर्यावरण जागरूकता पर भी लिखा है जी। चाहूँगी कि आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार आप जागरूकता फैलाना चाहते हैं पर्यावरण के लिए। पर्यावरण जागरूकता के लिए हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं। वो कार्यक्रम स्कूली बच्चों के हैं, एक वैज्ञानिकों और बच्चों का संवाद होता है, तो वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो अच्छे काम हैं, जो हरित कार्य हैं, उनको करने की प्रेरणा दी जाती है। डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, ये सब एक प्रक्रिया है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा जो उनको बताकर उनके विचार सुनकर किया जाए। कई बार हम लोग करते हैं कि पर्यावरण जागरूकता के लिए उन्हीं के मध्य प्रतियोगिताएं करते हैं, पेंटिंग कंपटीशंस हैं, डिबेट कंपटीशंस हैं, क्विजेज़ हैं, जिनसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में पता चले। इस तरह की भी बातें करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण जागरूकता के लिए ये है कि जो प्लास्टिक का यूज़ है उसके बारे में बताया जाए कि प्लास्टिक किस प्रकार से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नहीं करना है। और उन सब बातों को जागरूक करने से अच्छा ये होता है कि हम प्रकृति के बीच में ले जाएं बच्चों को। तो नेचर वॉक्स करते हैं, नेचर कैंप्स करते हैं। तो जो अपने पेड़ों को जानना, अपने पौधों को जानना, जो औषधि महत्व के पौधे हैं उनको जानना कि कम से कम उनको तो नष्ट नहीं करेंगे आगे चल के। तो जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं वो संसाधन नष्ट हो जाते हैं। जो भी प्रजातियां बची हुई हैं, चाहे वो खेती की हों, चाहे वो फलों वाली हों, वो इसलिए बची हुई हैं कि पहले सभी वनों में थी, आरंभ में सभी वनों में थी। उनका महत्व जान गया मनुष्य, उनको संरक्षित किया, उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बनी, उनकी अच्छी शोध हुए, अच्छे कार्य हुए, तो किसान अपने तक ले गए। तो वही चीज़ आवश्यक है कि पेड़ों के बारे में जब तक जानेंगे नहीं, वनस्पतियों के बारे में जब तक जानेंगे नहीं, तो उनकी विविधता को बचा नहीं पाएंगे। बच्चों को प्रकृति के सानिध्य में ले जाना है, कार्यक्रम करने हैं और उनको बताना है। और बच्चों को बताने का जो तरीका हो ना, नुक्कड़ नाटक के जरिए हो, इस तरह के माध्यम हो जो सहज हों। जादू के शो में भी बता दीजिए, ये इस तरह के कार्यक्रम करते हैं कि जो सहज रूप से पहुंच पाए, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है। कोमल मन में अगर एक बार बात आ गई कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, तो जीवन भर नहीं करेगा। कच्ची मिट्टी के जैसा भी आप उसको शेप दे दीजिए, वैसा वो आकार ले लेता है। तो ये प्रक्रिया रहती है जागरूकता की। जी हाँ, बेशक बच्चे कच्ची मिट्टी जैसे ही होते हैं, जिस तरह से हम उन्हें ढालना चाहेंगे वो ढल जाएंगे। और प्रकृति के संरक्षण की बात की आपने, तो इसीलिए एक बड़ा अहम कदम उठाया सरकार ने और 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया। तो ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने जब बैन कर दिया है तो हम भी पूरा समर्थन कर दें सरकार को और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें और जितना हो सके थैले का उपयोग करें। और जो भी अहम चीज़ें हैं उसका हमें यूज़ करना चाहिए और जो चीज़ें सरकार ने बंद कर दी हैं उसका पूरा समर्थन करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें। ये तो बात हुई पर्यावरण संरक्षण की। जागरूकता की, जागरूकता अभियान भी आप चलाते हैं। आपने कहा था कि आप लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, तो किस प्रकार वहाँ पर आप, ये तो बच्चों की बातें की हमने कि उन्हें किस प्रकार जागरूक करें, किस प्रकार कनेक्ट करें। जानना चाहूँगी यहाँ पर आम लोगों की अगर बात करूँ तो आम लोगों को किस प्रकार आप कनेक्ट करना चाहेंगे इस जागरूकता अभियान से, उन्हें कैसे मैसेज देना चाहते हैं और कैसे मैसेज देते हैं अपने जागरूकता अभियान के माध्यम से और कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? हम लोग वन विज्ञान केंद्र हैं और वृक्ष उत्पादक मेले होते हैं, कृषि मेले होते हैं, वहाँ पर जाकर संवाद करते हैं। जो कृषक आते हैं, जो ग्रामीण जनता आती हैं, जो उद्यमी आते हैं, जो उद्यमिता करने वाले लोग आते हैं, उनका प्रशिक्षण भी करते हैं। तो ये जागरूकता जो पर्यावरण के प्रति, वानिकी के प्रति उन स्तर पे पहुंचती है। और मैंने अपने अनुभव में पाया है कि विगत कुछ वर्षों के अंदर जो सामान्य जन है उसके अंदर जागरूकता पर्यावरण के संरक्षण के प्रति, वृक्ष लगाने के प्रति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। भविष्य में मुझे लगता है राज्य में या देश के स्तर पर हम पर्यावरण के स्तर पे, वानिकी के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण सुधार देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और हम भी यही आशा करते हैं कि एक बेहतर, जो आपने कहा कि उसमें हम बेहतर ही नहीं बेहतरीन स्थिति देखें वाणिज्य की, वानिकी की। यहाँ पर बात करूँगी आपकी लेखनी की, आपकी कविता की। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर रचनाएं हैं आपकी। चाहूँगी कि एक रचना आपकी हम और सुने यहाँ पर। एक मैं
सुना देता हूँ। जी। शिशिर को जीतना चाहे सभी हैं, शिशिर का बीतना चाहे सभी हैं। शिशिर आए नहीं यदि ज़िंदगी में, बसंती मस्तियों का मोल क्या है। क्या बात। तेरी स्मृति का रस पीते रहे हैं, तेरे ही स्वप्न हम जीते रहे हैं। तेरी खुशबू को हमने पा लिया है, तेरी खुशबू को हमने पा लिया है। न जाने देह का भूगोल क्या है। तुम्हें रखना है दुनिया से छिपाकर, तुम्हें रखना है दुनिया से छिपाए। तुम्हारा नाम होठों पर न आए, धुएं बिन हम सुलगते ही रहेंगे। कहो इस अग्नि से अनमोल क्या है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर रचना आपकी यहाँ पर। चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव दें, कुछ टिप्स दें, कुछ संदेश दें हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रकृति के संरक्षण में वो किस प्रकार अपना अहम योगदान दे सकते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वृक्ष लगाने को हमने अपना लिया है, हम लोग सहज रूप से जान चुके हैं वृक्षारोपण करना है। मैं ये चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति एक वृक्ष रोपित करता है, वो अगर एक वृक्ष को संरक्षित कर देता है, उसका पालन पोषण उसको बचा ले जाता है, तो सच्ची सफलता वही है। तो आप 5 वृक्ष मत लगाइए, 100 वृक्ष मत लगाइए, आप 2 ही लगाइए, उनको बचा ले जाइए। जैसे अपने बच्चों को बचाते हैं, वृक्ष को हम लोग पानी नहीं देते हैं, अपने वातावरण में खड़ा रहता है, तो अगर उसकी देखभाल नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा विचार सबके मनोमस्तिष्क में है कि वृक्षारोपण करना चाहिए। एक वानिकी वैज्ञानिक होने के नाते कहना चाहूँगा कि वृक्ष लगाने से ज़्यादा उसके आफ्टर केयर की, उनके बचाने की प्रवृत्ति पर ध्यान दें। जी हाँ, बेशक। और ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ हमें वृक्षारोपण नहीं करना है, बल्कि उनको संरक्षित करना है, उनकी देखभाल करना है, और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी, उसका ज़िम्मा भी हमारे ही ऊपर है। और इस देखभाल की जिम्मेदारी को हमें बखूबी निभाना है, तब जाकर हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, हरियाली को बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी जानकारियाँ आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान, जिनसे हमने की बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश। तो उम्मीद करती हूं कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। हमारा email एड्रेस है director DD के patna@gmail.com।